वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं 5000 प्लस हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे आप विजिट करिएगा। ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी मिल जाएंगे, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें सेंड की जाती रहती हैं। ठीक है। तो उनको भी ज्वाइन करिए, आपको हर एक चीज़ की जानकारी वहाँ पर भी मिल जाती है। ठीक है। कई बार जो वीडियोस नहीं बनाता हूँ तो वहाँ पर उन चीज़ों की डिटेल डाल देता हूँ कि किस वजह से वीडियो नहीं बनाई है, और उस समय आपको अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ इत्यादि सेंड करता रहता हूँ मैं। ठीक है ना। और इस जो ये आज का लेक्चर है, इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हर एक लेक्चर का पीडीएफ वहाँ पर सेंड कर देता हूँ, तो आप उनके साथ अवश्य जुड़िएगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है तो ये होगा 12वां लेक्चर। इससे पहले हमने 11 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है, उन्हें भी आप देखिएगा। और जो आज हम डिस्कस करेंगे, 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। वैसे 50 प्लस होंगे ये प्रश्न। ठीक है ना। हर एक को ध्यान से नोट करोगे तो यहाँ से आपको 50 प्रश्न देखने के लिए बनेंगे ही बनेंगे। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो पीजीटी हिंदी के लिए बैच बिठाया जा रहा है उससे संबंधित जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके समक्ष पैम्पलेट प्रस्तुत कर दिया है मैंने। ये जो हमारा बैच है एचपी पीजीटी हिंदी के लिए न्यू बैच बैठ रहा है। कब से ये बैठेगा? तो ये बैठेगा आपका 15 जुलाई 2023 से। तो 15 जुलाई 2023 से पहले जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, तो वो उससे जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकता है। यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ क्या क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसमें देखिए, आपको हर रोज़ टॉपिक के हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। टॉपिक के हिसाब से आपको वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, लगभग 1 घंटे के आसपास का टॉपिक रहेगा वो। ठीक है। फिर है रिकॉर्डेड लेक्चर का पीडीएफ भी आपको हर एक रोज़ दिया जाएगा। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न रहता है कि क्या इसमें हर रोज़ टेस्ट होगा? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल। जो लेक्चर आपको रोज़ करवाया जाता है उसका रात को 9 बजे टेस्ट भी दिया जाएगा। रोज़ का ये पैटर्न रहेगा। अगर प्रश्न बनता है कि ये पूरा कोर्स कितने दिनों तक चलेगा या कितने महीनों तक चलेगा, तो जो हमारा पूरा कोर्स है ये 90 दिनों तक चलेगा, अर्थात 3 महीनों तक चलेगा। 3 महीने में आपको हिंदी साहित्य से संबंधित हर एक जानकारी दी जाएगी। आपका यहाँ से एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा अगर आप ध्यान से इसे देखोगे। जैसा आपको करने के लिए कहूँगा, अगर वैसे करते हो तो आप सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर हिंदी साहित्य के ले सकते हो। ये आप पर निर्भर है कि किस प्रकार से आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। इसके पश्चात ये भी प्रश्न बनता है कि क्या यहाँ पर आपको अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ इत्यादि दी जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। कोर्स के साथ साथ आपको अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी दी जाती रहेंगी। साथ में जो पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे समय समय पर। तो इन चीज़ों की जो ये विशेषता है ये इसमें आपको मिलेगा। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है प्रश्न कि फीस इसकी कितनी है। तो जो फीस इसकी देखो, 3 महीने हमारा कोर्स चलेगा, तो पूरे 3 महीने की फीस इसकी 1200 रहती है, 1200 रुपये। परंतु जो शुरू के 10 कैंडिडेट होंगे तो उनको 200 रुपये का ऑफ रहेगा। तो जल्द से जल्द आप उन 10 कैंडिडेट में शामिल हो सकते हैं और अपने 200 रुपये ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप बेझिझक व्हाट्सएप करिए। कोई भी आपकी समस्या हो तो आप इसमें बेझिझक बता सकते हैं और अपने जो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को आज के। फिर देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे। पहला प्रश्न पूछा गया है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये बताना है कि जो मराठी भाषा है इसकी लिपि कौन सी होगी। तो जिस प्रकार से हिंदी की लिपि देवनागरी है उसी प्रकार से मराठी की लिपि भी देवनागरी ही होगी। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 54, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? ये बताना है। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, उसकी वर्तनी गलत है, तो उसके बारे में बताना है। जैसे चाहिए, इसलिए, गए, के लिए। तो जो के लिए है इसकी वर्तनी गलत हो जाएगी, तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। बाकी देखिए, हमारा एक पेड टेलीग्राम ग्रुप भी है।
इसमें आपको हर एक लेक्चर का सही उत्तरों के साथ टिक किया हुआ PDF भी दिया जाता है हर एक लेक्चर के पश्चात। अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे मेरे, और पेड टेलीग्राम लिखकर इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार ही आपको इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसके पश्चात आपको जब तक ये कोर्स चले रहते हैं, जब तक आपको 1 साल तक इसकी मेंबरशिप मिल जाती है, आप बेझिझक इसको चला सकते हैं और अपनी जितनी भी PDF है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है 55। इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो अशुद्ध शब्द जो यहाँ पर होगा 31, विकल्प ए ये अशुद्ध होगा, बाकी 49, 17 और 6 ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 56। इसमें पूछा गया है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है राजभाषा। राजभाषा किसे कहा जाता है, वह भाषा जिसे संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है राष्ट्रभाषा। कैसी भाषा, राष्ट्रभाषा। वो देश जहाँ पर बहुत संख्या के लोगों के द्वारा किसी भाषा को प्रयोग में लाया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाएगा, और राजभाषा होगी किसी देश के संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। ये दोनों प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर आप इनको ढंग से देखोगे 2 प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे, अगर ढंग से नहीं देखोगे तो 2 प्रश्न यहाँ से कट सकते हैं आपकी। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको बतलाया गया है। फिर अगला प्रश्न है 58। इसमें क्या पूछा गया है, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। तो ये किया गया है 351(1) में। 351(1) में ये घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 59। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ये मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है 60। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ, तो ये हुआ था आपका अपभ्रंश से। किससे, अपभ्रंश से। देखिए सबसे पहले आता है संस्कृत, उसके पश्चात प्राकृत, उसके पश्चात सबसे पहले संस्कृत, उसके पश्चात पाली, उसके पश्चात प्राकृत और सबसे अंत में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के पश्चात हिंदी आती है, ठीक है। इस क्रम को ध्यान रखना है। सबसे पहले संस्कृत आएगी, फिर आएगी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे अंत में खड़ी बोली हिंदी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 61। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा होगा ये बतलाना है। तो ये हो जाएगा पौंचर्यु। पौंचर्यु, सी। अगला प्रश्न है 62। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। अभी मैंने आपको इसका विकास क्रम बताया था। तो जो अपभ्रंश भाषा है इसका विकास क्रम हुआ था प्राकृत से। सबसे पहले आई आपकी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे अंत में हिंदी। फिर देखिए अगला प्रश्न है 63। इसमें पूछा गया है, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम प्रचारक माना जाता है दिए गए विकल्पों के अनुसार तो ये होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 64। इसमें पूछा गया है कौरवी का दूसरा नाम क्या है। तो जो कौरवी का दूसरा नाम माना जाता है तो ये खड़ी बोली माना जाता है, या फिर खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी होगा, या फिर कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली होगा। ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के तौर पर जाने जाते हैं। इसी प्रकार से ये भी प्रश्न बन सकता है कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है। तो हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है, या फिर बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी है। ये भी ध्यान रखना है आपने। इसके पश्चात अगला प्रश्न आता है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो ब्रजभाषा का विकास हुआ है ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये ध्यान रखने योग्य बातें रहेंगी। अगला प्रश्न है 66। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? अभी ऊपर हमने इसे डिस्कस किया, तो इसका दूसरा नाम होगा कौरवी। बांगरू किसका दूसरा नाम है? हरियाणवी का। ये भी हमने ऊपर देखा है। फिर देखिए अगला प्रश्न 67। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इसमें पूछा गया है आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में से किसको स्थान नहीं दिया है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायक मानते हैं, तो वो थे मुंशी इंशा अल्लाह खां। एक तो ये हो गए, सीधे तौर पर कहा जाए तो इंशा अल्लाह खां, अगर पूरा नाम पूछा जाए तो मुंशी इंशा अल्लाह खां। सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुख लाल। सदा सुख लाल, मुंशी इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल। फिर से देखिएगा, सबसे पहले तो आएंगे आपके सदा सुख लाल, उसके पश्चात मुंशी इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल। ये 4 थे हिंदी के प्रारंभिक गद्य के उन्नायक, ये 4। फिर जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, वैसे तो इन्होंने भी हिंदी के प्रचार के लिए कार्य किए, परंतु उतना ज़्यादा इनका योगदान नहीं माना जाता है। ये इनका शुरू में तो इनका था कि झुकाव इन्हें हिंदी को आगे बढ़ाना है, परंतु धीरे धीरे अंग्रेज़ों के साथ रहने के कारण इन्होंने अपनी जो हिंदी थी उसमें उर्दू को ज़्यादा स्थान देना शुरू कर दिया, जिस कारण इनको उतना महत्व नहीं दिया जाता। पूछा भी जाता है कि अंग्रेज़ों ने सितारे हिंद की उपाधि किसे दी थी? तो अंग्रेज़ थे जो उन्होंने सितारे हिंद की उपाधि दी थी राजा शिव प्रसाद को। इनका पूरा नाम है राजा शिव प्रसाद, ठीक है। सितारे हिंद इन्हें उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो सितारे हिंद की उपाधि के पश्चात किसे भारतेंदु की उपाधि दी गई थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जो भारतेंदु है, इनका पहला जो मूल नाम है ये हरिश्चंद्र था। इनको उपाधि दी गई थी भारतेंदु की, ठीक है। किसके द्वारा दी गई थी? काशी के समकालीन विद्वानों के द्वारा। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, काफी महत्वपूर्ण है ये। फिर रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हो गया हमारा 68, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68। इसमें पूछा गया है इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? तो ये बताना है। तो जो अवधि का विकास हुआ है दिए गए विकल्पों के अनुसार, तो ये हुआ है अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी से हुआ है अवधि का विकास। अगला प्रश्न है 69। इसमें क्या पूछा गया है? ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है तो वो क्या है? तो ढूंढाड़ी का ही दूसरा नाम जयपुरी है, या फिर जयपुरी का ही दूसरा नाम ढूंढाड़ी है। जयपुरी काफ़ी प्रचलित है, परंतु ढूंढाड़ी उतना प्रचलित नहीं है। जो जयपुरी है ये राजस्थानी बोली के ही अंतर्गत आती है। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवाड़ी, ये जो सारी की सारी है राजस्थानी की उपबोलियों के तौर पर जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है 70। इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा? तो एक कथन यहाँ पर असत्य है, तो उसका चयन करना है। पहला कथन है बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, तो यही कथन गलत हो जाएगा। देखिए, कभी आपने सुना है कि जो बोली होती है उसका क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है? तो कदापि नहीं होता। ये बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु जो भाषा है इसका विस्तृत क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, देखिए पहाड़ी बोली है। क्या है? पहाड़ी बोली है। ये सिर्फ पहाड़ों में बोली जाती है, परंतु हिंदी भाषा है तो ये इसका पूरा देश में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहाड़ी बोली को ऐसे सोच रहे हुए कि ये यूपी में जाके बोली जाएगी। कदापि नहीं होगा। यूपी में जो हिंदी बोली जाएगी, परंतु पहाड़ी नहीं बोली जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि पहाड़ी का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। फिर आगे है बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, ये भी सही होगा।
मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है, तो ये भी सही होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए। 71, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? तो ये किया गया था हेमचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किया गया था। ये भी ध्यातव्य रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 72। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। देख लेते हैं। राम प्रसाद निरंजनी, इनकी रचना हो जाएगी भाषा योग विशिष्ट, बिल्कुल सही है। फिर है सदन मिश्र, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान, बिल्कुल सही है। मुंशी सदासुख लाल, इनकी रचना बतलाई गई है रानी केतकी की कहानी, तो ये गलत हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी किसकी है? बताया था आपको मैंने, इंशाअल्लाह खां की कहानी है, तो इनकी कहानी नहीं होगी ये। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, एक ही प्रश्न से यहाँ पर आपके 4 प्रश्न निकल रहे हैं। ढंग से देखोगे तो आपको यहाँ से लाभ अवश्य मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है 73। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? मद्रास में की गई थी। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 74। इन गामन में छोरिन के पिहर ऐं, जो ये पंक्ति है किस बोली की ये पंक्ति है? तो जो प्रस्तुत पंक्तियां होंगी ये ब्रज भाषा से ली गई हैं या फिर ब्रज बोली से ली गई हैं, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 75। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? तो जो उचित मेल नहीं होगा यहाँ पर, तो देखिए पहला विकल्प देखिए, ब्रज भाषा ये खड़ी बोली से संबंधित है, सही है, ये खड़ी बोली से संबंधित होगी ब्रज भाषा। अवधी बघेली एक ही ग्रुप में आती हैं, तो जो मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी हैं ये एक ग्रुप में नहीं आती हैं। मारवाड़ी के साथ आना था मालवाड़ी, मेवाती, तो छत्तीसगढ़ी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ी के साथ आना था अवधी और बघेली, और जो भोजपुरी है इसके साथ मैथिली आ रही है, तो ये भी सही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगला देखिए 76। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? तो देखिएगा, ध्यान से देखोगे, रेखता हिंदी का ही एक रूप माना जाता है। उर्दू भी माना जाता है और हिंदुस्तानी भी माना जाता है, परंतु जो कोंकणी है ये नहीं माना जाता है। ठीक है, ये साउथ की बोली है, अलग से इसकी लिपि है, अलग से इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 77। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, तो बताना है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। अगला प्रश्न है 78। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो जो राजभाषा अधिनियम है ये हुआ था आपका 1976 में, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 79। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है, तो वो बताना है। देखिए, ख श्रेणी से तात्पर्य वो श्रेणी होती है जिसमें एक तो स्थानीय बोली प्रयोग में लाई जाती है और दूसरी हिंदी। तो देखिए, जो पंजाब है, पंजाब में पंजाबी और हिंदी और अन्य भाषा को प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी बहुत कम के तौर पर प्रयोग की जाती है, पंजाबी ज़्यादा है, अंग्रेज़ी प्रयोग में लाई जाती है और हिंदी भी थोड़ी थोड़ी प्रयोग में लाई जाती है। गुजरात में गुजराती है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्री है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है। परंतु जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर सिर्फ हिंदी बोली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और इसकी पहाड़ी होगी, परंतु पहाड़ी को ज़्यादा महत्व नहीं है। जो जितने भी जो कागजी काम होते हैं, ऑफिशियल कार्य होते हैं, सारे के सारे या तो अंग्रेज़ी में होंगे या तो फिर हिंदी में होंगे। इसलिए जो हिमाचल प्रदेश है ये क श्रेणी के अंतर्गत आता है, क श्रेणी के अंतर्गत, ख के अंतर्गत नहीं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 80। इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? तो जो तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होगा तो ये हिंदुस्तानी में होगा। कैसे होगा, क्यों होगा? देखिए, जो तत्सम से आपको
पता चलता होगा तत्सम क्या होता है। संस्कृत के तत्सम शब्द होंगे संस्कृत के शब्द हूबहू रखे जाना, ठीक है। उदाहरण के लिए ब्रजभाषा है, ये संस्कृत से हुई तो निकली मानी जाती है। संस्कृत के शब्द यहाँ पर हूबहू प्रयोग में लाए जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं लाए जाते, कुछ ना कुछ तो लाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपकी जो अपने तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, ये संस्कृत के भी विद्वान माने जाते थे, साथ साथ में ये ब्रजभाषा और अवधी का भी प्रयोग करते थे। तो ब्रजभाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर होता है, हिंदी में भी खुलकर होता है, अवधी में भी खुलकर होता है, परंतु हिंदुस्तानी में नहीं होता। क्यों नहीं होता है हिंदुस्तानी में? हिंदुस्तानी में उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए हिंदुस्तानी से कहा जाता है। तो संस्कृत के शब्द कैसे इसमें प्रयोग में ला जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको ये तथ्य याद रखना है, यहाँ से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जो हिंदुस्तानी भाषा को ज़्यादा महत्व देते थे तो वो कौन देते थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगर ऐसी व्याख्या को देने लग जाऊंगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, शॉर्ट बता देता हूँ। देखिए अगला प्रश्न है 81। क्या पूछा गया है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 97। सही मेल कौन सा नहीं है? तो जो सही मेल नहीं होगा, कन्नौजी इटावा सही मेल है। ब्रजभाषा हाथरस में बोली जाती है, सही मेल है। लखनऊ भोजपुरी लखनऊ में बोली जाती है, तो ये सही मेल नहीं होगा। और जो बुंदेली झांसी में बोली जाती है, ये भी सही है। अगला है 96। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो जो भूतकाल के भेद होते हैं 6 होते हैं, बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न 95। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? तो इस समय हिंदी के अंतर्गत 6 प्रदेश हैं, बी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 94। उत्तम पुरुष के एक वचन का सर्वनाम हाउ किस बोली का सूचक है? जो हाउ है ये किस बोली का सूचक होगा? तो ये है आपके ब्रजभाषा का। जैसे जो तुलसीदास थे, सूरदास थे, ये हाउ शब्द का काफ़ी प्रयोग करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 93। इनमें से क्या ठीक नहीं है? तो जो यहाँ पर ठीक नहीं होगा वो बदलाना है। मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, सही है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है, सही है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, सही है। परंतु जो बुंदेली है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, इसका ध्यान रखना है। जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसका ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न है 92। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो आर्य समाज है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था, सही है। ब्रह्म समाज ये राजा राममोहन के द्वारा चलाया गया था, ये भी सही है। प्रार्थना समाज ये एनी बेसेंट के द्वारा नहीं चलाया गया था, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन ये विवेकानंद के द्वारा चलाया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91। इसमें क्या पूछा गया है? आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में की गई थी, तो बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो जो अष्टयाम के रचयिता माने जाते हैं ये अपने नावादास माने जाते हैं, बी सही विकल्प है। नावादास, नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास ये सारे के सारे भक्ति काल के विद्वान माने जाते हैं। जैसे नंददास हो गए, अपने चतुर्भुजदास हो गए, सूरदास हो गए, ये तो अष्टशाप के अंतर्गत भी आते हैं, परंतु नावादास नहीं आते अष्टशाप के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न 89। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन होंगे? तो जो 252 वैष्णवन की वार्ता, इसके लेखक माने जाते हैं गोकुलनाथ। कौन माने जाते हैं? गोकुलनाथ। जो गोकुलनाथ हैं ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे, और जो विट्ठलनाथ है ये बल्वाचार्य के पुत्र थे, और सूरदास बल्वाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। जब सूरदास की मृत्यु हुई थी उस समय विट्ठलनाथ ने कहा था कि हिंदी साहित्य का, जब सूरदास की मृत्यु हुई थी उस समय विट्ठलनाथ ने क्या कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, अगर किसी को कुछ लेना है तो वो जाइए और उनसे कुछ ना कुछ लीजिए। ये विट्ठलनाथ ने कथन कहा था, ये पूछा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हिंदी साहित्य का। अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता क्या है?
तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये ब्रजभाषा की गद्य रचना है। कैसी है? ब्रजभाषा की गद्य रचना है। प्रश्न बनेगा कि जो 84 वैष्णवन की वार्ता ये किसकी रचना है? तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता है तो ये गोकुलनाथ की ही रचना होगी। ठीक है। जो 84 वैष्णवन की वार्ता है इसमें किसके शिष्यों के बारे में जिक्र किया गया है? तो इसमें बल्बाचार्य जी के शिष्यों का जिक्र किया गया है। और जो 252 वैष्णवन की वार्ता है इसमें किसके शिष्यों का जिक्र किया गया है? तो ये विट्ठलनाथ के शिष्यों का जिक्र इसमें मिलता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न है 87, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो जो पूर्वी हिंदी की बोली होगी तो ये होगी बघेली। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए 86, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो जो कीर्तिलता है ये आपकी या तो अगर विकल्प में अपभ्रंश दिया होगा तो वो भी सही हो जाएगा, या फिर अगर अभट मिलता है सिर्फ तो ये भी सही होगा, ए सही होगा यहाँ पर। प्रश्न बनेगा कि कीर्तिलता किसकी रचना है? तो कीर्तिलता होगी दोस्तों आपकी किसकी? विद्यापति की रचना। कीर्तिलता कीर्तिपता का पूछा जाता है, कीर्तिलता में किसका जिक्र है, किसकी वीरता का वर्णन है? तो राजा कीर्ति सिंह का यहाँ पर वर्णन मिलता है। और जो कीर्तिपता का है इसमें किसका वर्णन मिलता है? जो शिवाजी है इसके बारे में, भगवान शिव जी से संबंधित ये रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है 85, इनमें से नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? तो जो नागरी प्रचारणी सभा से जुड़ा रहा है तो ये श्याम सुंदर दास जुड़े रहे हैं। सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। फिर अगला प्रश्न है 84, आजू हाउ गाय चरा बनू गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? देखिए हमने जब नीचे से देखे थे ना प्रश्न तो हाउ मैंने आपको बताया था, जो हाउ शब्द ये था दोस्तों ब्रजभाषा का बताया था उस समय। तो ये जो पूरी पंक्ति है हाउ आ गया इसमें बीच में, तो ये पूरी पंक्ति भी ब्रजभाषा की ही होगी। तो ये सही विकल्प डी हो जाएगा। सूरदास काफ़ी इस शब्द का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है 83, 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध कौन माने जाते हैं? तो जो 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध माने जाते हैं तो वो होंगे आपके लुइपा। पहले सिद्ध ये माने जाते हैं और सबसे प्रमुख सिद्ध माना जाता है सरहप्पा को। ठीक है। हिंदी के सर्वप्रथम कवि के तौर पर भी सरहप्पा को ही माना जाता है। ठीक है। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसके द्वारा माना गया था? तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। कई जगह इस प्रश्न में थोड़ा सा द्वंद्व मुझे दिख रहा है। कई जगह जो पहला कवि पहला सिद्ध या फिर पहला कवि 84 सिद्धों में सरहप्पा को ही माना जाता है। थोड़ा सा द्वंद्व लग रहा है। अगर सरहप्पा ही विकल्प में दिया गया हो तो आप सरहप्पा पर ही टिक करिए, ये आपका सही हो जाएगा सरहप्पा। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। अभी हाल ही में टेट की परीक्षा में से पूछा गया था प्रश्न को। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी टेट की परीक्षा दी हो तो आप अवश्य बताइएगा आपका स्कोर कैसा है। फिर अगला प्रश्न है 82, क्या पूछा गया है इसमें? भरतेश्वर बाहुबलीदास नामक रचना के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबलीदास नामक रचना के रचयिता हो जाएंगे शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी बी सही विकल्प। फिर अगला प्रश्न है 98, क्या बन रहा है इस प्रश्न में? रामायण किस भाषा में रचित है? सबको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो रामायण हो जाएगी संस्कृत भाषा की रचना। डी सही विकल्प होगा। हाँ, इसका उत्तर बताना है रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। आपने 2-4 प्रश्न पूछूंगा आपको, सभी के उत्तर आपने देने हैं। अगला प्रश्न है 99, पाली किस धर्म की भाषा है? तो बतलाइएगा पाली किस धर्म की भाषा है। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि जो पाली है इसे भगवान बुद्ध के द्वारा अपने जो अपना इनका संप्रदाय था अपने उपदेशों को प्रयोग करने के लिए अपनाई गई थी पाली। ठीक है, बौद्ध धर्म में पाली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 100, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? जो अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम था तो ये था देश भाषा। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न 101, इसमें पूछा गया है बैसबारी बोली का दूसरा नाम क्या है?
तो जो बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम होगा ये अवधी होगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है ये खस अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से। फिर अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर 103, इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो जो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है तो ये जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। सी सही होगा यहाँ। अगला है 104, वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति होगी। तो जो वर्ण रत्नाकर है ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति होगी। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105, इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है। तो जो दामोदर शर्मा की कृति होगी तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो जाएगी। यहाँ पर सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 106, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है। तो जो अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है स्वयंभू को माना जाता है, ये ए सही विकल्प हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, गलत जोड़े का चयन करिए। देखिए, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, सही है। हेमचंद्र की रचना होगी शब्दानुशासन, राम सिंह की रचना होगी पाहुन दोहा, दामोदर शर्मा की रचना वर्ण रत्नाकर बताया गया है तो ये वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा की रचना नहीं है, तो किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है ये। अगला प्रश्न है 108, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ। तो जो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग हुआ था तो ये हुआ था आपका जैन साहित्य में। बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 109, इसमें पूछा गया है अपभ्रंश के नागर, उपनागर और ब्राचट भेद किसने दिए। तो ये तीनों भेद बतलाए गए थे मार्कंडेय के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 110, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है। तो जो अपभ्रंश का व्याकरण मानी जाती है शब्दानुशासन मानी जाती है। किसकी रचना होगी? ये हेमचंद्र की रचना होगी और ये अपभ्रंश का व्याकरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर अगला प्रश्न देखिए 111, अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किसे माना जाता है। तो जो अमीर खुसरो है जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली के प्रचारार्थ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, मुकरियाँ पहेलियाँ इत्यादि लिखी थी, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा नामक जिले में। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 112, फर्रुखाबाद में बोले जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है। तो जो फर्रुखाबाद में बोली जाती है बोली तो इसे कहा जाता है कन्नौजी। सही विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा? तो डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, इसका उत्तर नहीं दूंगा, ना ही इसके विकल्प दिखाऊंगा मैं। आप लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये प्रश्न तो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बतलाइएगा, चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से है। संप्रदाय भी नहीं बताऊंगा, आपने सीधे उत्तर देना है। चाहे आप बुक से देखिए, चाहे नेट कीजिए, कहीं से भी देखिएगा, परंतु उत्तर आपने देना ही देना है इसका। ठीक है, आपके अंदर एक प्रतिबद्धता बनी रहेगी कि उत्तर इस तरह की आगे भी सोचूंगा। अगर आप इसके उत्तर देते हैं तो इस तरह से चलाते रहूँगा कि एक प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा। इससे आपके अंदर एक प्रतिबद्धता बनी रहेगी कि एक प्रश्न छोड़ा गया है, इसे हम ढंग से देखेंगे और इसका उत्तर देंगे। इस तरह की प्रतिबद्धता बनी रहेगी तो अच्छा लगता है कि ये सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें। फिर जाने से पहले फिर से आपको अपने कोर्स के बारे में अवगत करवा देता हूँ। पीजीटी हिंदी के लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे तो वो जल्द से जल्द इसमें जुड़े। 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य A to Z करवाया जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, क्या पता होगा कि जो अपना पीजीटी का एग्ज़ाम होता है इसमें कितना पूछा जाता है हिंदी साहित्य। टोटल प्रश्न होते हैं पीजीटी की परीक्षा में 100, और जो हिंदी साहित्य होता है और हिंदी होता है 80 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग 100 में से 80 पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना बोलकर भी आप यहाँ पर मैं बोलता हूँ 65 से 70 के बीच में नंबर ले लोगे तो आपको क्या ही कमी है इधर उधर जाने की। कोई कमी नहीं है आपको, आराम से आप इसको पेपर को ले लेंगे। तो ध्यान से फोकस करके स्टडी करिए, आपको यहाँ से अवश्य लाभ मिलेगा।
फिर देखिए LT टेट वालों के लिए भी जानकारी दे देता हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई या आपके नज़र में कोई ऐसी कैंडिडेट है जिनका टेट नहीं हो रहा है, तो वो काफ़ी तत्पर है कि अपना टेट क्लियर करे, तो HPLT टेट वालों के लिए भी न्यू बैच बिठाया जा रहा है 25 जुलाई 2023 से। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे आपके नियर डियर, तो आप उनको इस चीज़ के बारे में अवगत करवा सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 महीने में संपूर्ण LT टेट की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, सारा हिंदी साहित्य यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो LT टेट होता है उसमें टोटल क्वेश्चन 150 आते हैं GK के साथ, और इसमें आपको हिंदी साहित्य और हिंदी के 120 प्रश्न आते हैं, 30 आते हैं आपको यहाँ पर GK की। अगर आप ज़्यादा GK पे फोकस ना करें, सिर्फ हिंदी साहित्य पे ज़्यादा फोकस करें, तो आप 120 में ना बोलकर 110 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो। ठीक है, जैसा मैं आपको करने को कहूँगा उसी हिसाब से अगर पढ़ते रहेंगे तो आपके 110 प्रश्न कहीं नहीं जाते हैं। आपको GK को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तुक्का भी अगर लग जाए तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके 30 में से ठीक हो जाएंगे। उदाहरण की तुक्की की बात कर रहा हूँ, तो आपके 125 बन जाते हैं प्रश्न। आप होते हैं टॉप वाले बंदे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा। अगर इंटरेस्टेड होंगे टेट वाले भी, तो यहाँ पर फ़िलहाल फीस 1000 रुपये रखी गई है। अगर जो शुरू के 10 कैंडिडेट होंगे उनके लिए 200 ऑफ रहेगा। तो जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। जो भी आपकी क्वेरी रहती है उसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो फिर इस तरह से यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।